नमस्कार। आज जिस विषय पर बात कर रही हूँ वह है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस पर। भारतीय परिवेश की सांस्कृतिक गहराइयों के बीच ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी वर्ग का एक प्रतीक है। यह ब्रह्म राक्षस संपूर्ण बाह्याचार्यों से स्वच्छता, शुद्धि और शोध का पक्षधर है, लेकिन इसके द्वारा की गई समस्त शोधन क्रिया सतही है। यह स्वार्थ और लालसा से युक्त है, मानस की संवेदना से धवल नहीं। यहाँ एक कालिमा है। छल और पाखंड ने संवेदना के स्तर को विकृत किया है। बावड़ी के अहंकार में बंधा यह ब्रह्म राक्षस अपनी छोटी छोटी बौद्धिक उपलब्धियों को बहुत बड़ी करके देखता है। अपनी छोटी सी बौद्धिक उपलब्धि पर इठलाता यह बुद्धिजीवी अपने को संपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों, विचारधाराओं का व्याख्याकार मानता है। परम विद्वता का यह पाखंड उपाधियों, डिग्रियों के व्यवसाय पर भी आधारित महसूस होता है। वह उपाधियां जो स्कूल कॉलेजों से जैसे तैसे प्राप्त हो ही जाती हैं, जिनके लिए ज्ञान की पिपासा और जिज्ञासा के शमन हेतु उद्योगशील परिश्रम की अनिवार्यता होना जरूरी नहीं है। इन शैक्षणिक स्थितियों से निर्मित बुद्धिजीवी वर्ग अपने उपाधिग्रस्त मानस की उन कुंठाओं से ज्ञान के क्षुद्र अहंकार को माथे पर रखकर सामाजिक जीवन स्थितियों को खोखला बनाता है। मुक्तिबोध की यह कविता ब्रह्म राक्षस सामाजिक सरोकारों से उपजे अवसाद की त्रासदी को एक वैचारिक चेतना को विमर्श का बिंदु बनाता है। समाज चेतना के अंतर संबंधों के बीच पसरती जो विचार शून्यता है, जो चिंताजनक स्थिति है, उन सबको यह विचारती है। यह कविता सतही ज्ञान का ढकोसला करती परंपरा को दिखाती है, सामने रखती है। मानवीय संवेदनाएं और चिंताएं धूमिल होती जा रही हैं। ब्रह्म राक्षस कविता में मुक्तिबोध ने एक मिथक के जरिए बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व और आम जनता से उसके अलगाव की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। यदि इस कविता के संदेश को एक पंक्ति में व्यक्त करना हो तो हम कह सकते हैं कि अच्छे और बुरे के संघर्ष से भी ज़्यादा अच्छा और उससे अधिक अच्छे के बीच के संसार को यहाँ दिखलाया गया है। ब्रह्म राक्षस का शिष्य एक कहानी है जिसे मुक्तिबोध ने लिखा है। उसमें भी यही आशय निकलता है। फैंटेसी को स्थापित करने वाले प्रख्यात कवि मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस कविता में, अंधेरे में कविता में उत्कृष्ट फैंटेसी रचते हैं। ब्रह्म राक्षस का अर्थ है वह ब्राह्मण जो मरने के बाद प्रेत योनि धारण करता है। जो ब्रह्म राक्षस इस कविता में मुख्य पात्र है वह अपने पूर्व मानव योनि में एक महत्वाकांक्षी प्रकांड विद्वान था, किंतु उस प्रकांड विद्वान को यथार्थ में महत्व नहीं मिला और आज वह एक प्रेत के रूप में है। आत्मचेतना को विश्व चेतना बनाने की अभिलाषा में यह ब्रह्म राक्षस अपने विराट व्यक्तित्व को लेकर सच्चे गुरु की तलाश में दर दर भटका, पर योग्य गुरु नहीं पा सका और अतृप्त आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। यह ब्रह्म राक्षस
शहर से दूर एकांत में स्थित एक विशाल खंडहर में विद्यमान परित्यक्त बावली के अंदर रहता है। इसे उसने निवास के रूप में स्वयं के लिए स्वीकार किया है। बावली उस कूप को भी कहते हैं जिसके चारों ओर गोलाकार सीढ़ियाँ होती हैं, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति कूप जल की सतह तक जा सकता है। उस बावली की अंतिम सीढ़ियाँ कूप के गहरे जल से डूबी हुई हैं और कूप का जल किसी ऐसी आधारहीन बात की तरह है जो समझ में तो नहीं आती, पर उसमें कोई गहरी बात छिपी होती है। खंडहर और बावली के वर्णन के द्वारा कवि ने एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण किया है, जो एक प्रेत कथा का आवश्यक अंग महसूस होती है। कवि इसे लोमहर्षक बनाते हुए बताते हैं कि बावली के ऊपर गूलर वृक्ष की उलझी हुई डालें लटक रही हैं, जिनकी शाखाओं पर उल्लू के घोंसले लटके हैं, पर अब उल्लू वहाँ नहीं रहते। यह खंडहर किसी पुरातन श्रेष्ठता का ध्वंसावशेष है, जो हृदय में एक संदेह, एक हूक, एक खटका और एक जिज्ञासा की सृष्टि करता है। कवि कहते हैं कि सितारों की ज्योति लिए टगर के कुछ सफ़ेद फूल हरित वृंत रूपी कुहनियों को टेक कर बावली की मुंडेर पर जगमगा रहे हैं। उसी के पास कवि की प्रिय लाल कनेर की झौर एक खास खतरे की ओर लोगों को खींचती है, जहां बावली का विशाल द्वार खुला हुआ अंधा और विभत्स मुख आकाश की ओर ताकता है। इस बावली की अटल गहराइयों में ही ब्रह्म राक्षस बैठा है। बावली के अंदर गूंज और अनुगूंज ध्वनित होती है। कुछ पागल के प्रलाप जैसे स्वर हैं। ब्रह्म राक्षस अपने तन की मलिनता का आभास करता है और उस पाप की छाया का भी आभास करता है जिसकी वजह से उसे यह योनि मिली है। बावली के जल से वह पाप को, मैल को धोना चाहता है। वह अपनी संपूर्ण देह घिस रहा है। पानी में छपाक छपाक कर स्नान करता है, पर मैल है कि उखड़ती ही नहीं। स्नान के बाद अभ्यास से स्तोत्र पाठ और मंत्रोच्चार भी करता है, किंतु ब्रह्म राक्षस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह क्रुद्ध है, शुद्ध संस्कृत में गालियों की बौछार करता है। उसकी माथे की लकीरें घनी हो रही हैं, उसकी जोरदार आलोचना मुखर हो रही है। यह स्नान अखंड है, यह प्रवाह प्रमत्त है, इसकी संवेदना मलिन है। ब्रह्म राक्षस की महत्वाकांक्षा का प्रशमन तब होता है जब गहरी बावली की भीतरी दीवार पर गिरती हुई सूर्य की तिरछी रश्मियों को वह देखता है, और उन रश्मियों को देखकर उसे ऐसा लगता है मानो सूर्य ने झुककर सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया है। उसकी महत्वाकांक्षा की तुष्टि तब होती है जब कभी भटकी हुई चांदनी बावली की दीवार पर छिटक जाती है, और तब ब्रह्म राक्षस यह समझता है कि चांदनी ने उसे ज्ञान गुरु मानकर उसका स्तवन किया है। उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। उसे लगता है समुन्नत आकाश ने उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। वह उत्साहित होकर अपने प्रकांड पांडित्य का प्रदर्शन करने लगता है। तब वह तृप्त होकर बावली के जल में घनी शून्यवत गहराइयों में निर्भय स्नान करता है। उसके वे व्याख्यान, उनसे उठती गरजती आंदोलित ध्वनियाँ उसके प्रभुत्व ज्ञान के सागर में आपस में टकराती हैं। एक विचार को दूसरा विचार खंडित करता है, एक शब्द दूसरे शब्द को काटते हैं। कवि ने ब्रह्म राक्षस के प्रतीक के रूप में एक अतिशय ज्ञानी के आत्मसंघर्ष, उलझन, भटकाव
अस्थिर मानसिक स्थिति को प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है मानो एक कृति विकृत हो गई है और ध्वनियाँ आपस में लड़ रही हैं। ब्रह्म राक्षस के उस प्रलाप को सितारों की ज्योति लिए टगर के कुछ सफ़ेद फूल हरित वृंत रूपी कुहनियों को टेक कर बावली की मुंडेर पर जब सुनते हैं, करौंदे के फूल और बरगद के उस पुराने विस्तृत वृक्ष के साथ ही साथ स्वयं मुक्तिबोध भी इन ध्वनियों को सुनते हैं। एक पागल के प्रलाप सी वह प्रतीकात्मक ज्ञान भरी बातें मानो उसी बावली में फंस कर रह जाती हैं, क्योंकि उसका विस्तार संभव नहीं है। मुक्तिबोध एक निराले लोक के सांवले जीने के अंधेरी सीढ़ियों की परिकल्पना इस कविता में करते हैं। यह लोक आभ्यंतर लोक सा लगता है। यह ब्रह्म राक्षस मानव जीवन से संबंधित उसका निजी व्यक्तित्व सा लगता है। अपने विराट ज्ञान प्रसाद रूपी व्यक्तित्व की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते चढ़ते वह ब्रह्म राक्षस कई बार गिरा। उसने मोच खाई, उसकी छाती में घाव हुए, लेकिन यह गिरना क्या है? अपने मानव जीवन में ब्रह्म राक्षस ने अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष, अच्छे और अधिक अच्छे के बीच का युद्ध, नाम की सफलता और बड़ी सफलता के अंतराल का व्यापक अध्ययन किया और लहूलुहान हुआ। अतिरंजित पूर्णता की ये व्यथा एक तरह से प्रश्न उठाती है। हमारी नैतिकता, ऊंचे ऊंचे आदर्श, मानदंड, इन सब पर प्रश्न। इन्हीं सब को देखते हुए पंक्तियाँ लिखी गई हैं अतिरेकवादी पूर्णता की। ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतरकथाएं बहुत प्यारी हैं। अपने मानव रूप में विचारों से घायल ब्रह्म राक्षस के भाल पर, दीवारों पर लाल चिता की रक्त सरिता बहाकर उदित होता सूर्य सफ़ेद धवल पट्टी बांध देता है। प्रातः होने पर उसका प्राकृतिक उपचार स्वतः हो जाता है। आकाश में अनगिनत दशमलव से सितारे फैले हुए हैं। ऐसा महसूस होता है कि आकाश गणित का एक उलझा हुआ मैदान है और चारों ओर सितारे बिखरे हुए हैं। वह मानव अपने वैचारिक संघर्षों से उत्पन्न विरोधाभासों और लड़ाई से हारकर अंततः असमय ही मर जाता है। उसका वक्ष और उसकी बाहें फैली हुई हैं। उसका निर्जीव शरीर पसरा है। अपने अति उच्च प्रासाद जैसे व्यक्तित्व के अंतर संघर्ष में उसकी अकाल मृत्यु हुई है और वह प्रेत योनि प्राप्त करने हेतु अभिशप्त हुआ है। आदर्श गुरु की खोज में भटक रहा है। पंक्तियां हैं, वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस की असमय मृत्यु पर शोध करते हैं और निष्कर्ष है कि उन दिनों युगांतरकारी परिवर्तन हुआ। ज्ञान व्यवसायियों के स्थान पर कीर्ति व्यवसायियों का प्रादुर्भाव हुआ और वे लाभकारी कार्यों से धन उगाहने में प्रवृत्त हुए। धन से मन की दिशा बदली और मन से सत्य की छाया दूर हो गई। सत्य कहीं दूर से झिलमिलाता पर पास नहीं आता। विश्व चेतना आकार नहीं ले सकी। वह विषाद मना आत्मचेता
अपने महत्व को जीना चाहता था, पर यह संभव नहीं हुआ। आहत निराश कवि कहते हैं कि उन दिनों जब ब्रह्म राक्षस की विचार घायल अतृप्त आत्मा बेचैन थी, उन दिनों यदि उसकी भेंट मानव ब्रह्म पिशाच से होती तो उसका अभिशप्त जीवन कवि स्वयं जीकर उसके जीवन का यथार्थ महत्व समूची दुनिया को बताता और यह भी बताता कि हम सरीखों के लिए उसके जीवन की आंतरिकता का क्या मोल था। मुक्तिबोध जिस गंभीर विषय को उठाना चाहते हैं उसका आधार बहुत गहरा है। ज्ञान ही ब्रह्म है, इसलिए आज के युग में ज्ञान की प्राचीन कालीन भूमिका जीवन से विरत हो गई है। उसमें से देवत्व लुप्त हो गया और वह राक्षस की भूमिका में समाज के सामने तनकर आ खड़ा हुआ है। ज्ञान की यही भूमिका कवि की चिंता, पीड़ा और विचारों का आधार है। इसे हम अनुभूत कर सकते हैं इस कविता में। ब्रह्म राक्षस अपनी आंतरिक विचार घायल स्थिति और बाहरी जगत के उभरते पूंजीवादी स्वरूप, इन दो पाटों के बीच पिसकर रह जाता है। उसके जीवन की यह त्रासदी बेहद निम्न स्तर की है। बावली में गणितीय समीकरणों में उलझकर सघन झाड़ी के कटीले और अंधकारपूर्ण विवर में एक मृत पक्षी की भांति संसार से विदा हो गया वह, और ज्ञान की वह ज्योति हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। मुक्तिबोध लिखते हैं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। यह कविता शैक्षणिक जगत की गिरावट की चिंता भी करती है। यह परित्यक्त सूनी बावड़ी विचार शून्यता की जकड़ में जाते हुए समाज को इंगित करती है। जीवन और परिवेश से कटी हुई ज्ञान की धाराएं, अवधारणाएं और मान्यताएं मानव समाज को खतरे में डाल रही हैं। मुक्तिबोध अंधानुकरण से उपजते खतरे की बात को लेकर विकल है। ब्राह्मण वर्ग पूर्व काल में शैक्षणिक गतिविधियों को निरापद रूप से संचालित करता था और इसी कारण पूज्य माना जाता था, और जिस वर्ग का वह रहने वाला था वह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था। आज का बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का ही है। ब्रह्म राक्षस का राक्षस भी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का प्रतीक है। बावड़ी समाज का प्रतीक है जो कि संगठनात्मक, संस्थानिक और संरचनात्मक अथाह गहराइयों के बीच समादृत ब्रह्म राक्षस को लिए बैठा है। उसके अंतःस्थल से उठती गूंज की प्रतिध्वनियां उसमें हड़बड़ाहट पैदा कर रही है, और हड़बड़ाहट में निकलते शब्द विक्षिप्तों से हैं। ब्रह्म राक्षस के चारों ओर दर्शन, चिंतन, ज्ञान की विविध धाराएं प्रतिध्वनियों की तरह अनुगूंज उत्पन्न कर रही हैं, जिनकी वजह से ब्रह्म राक्षस का मानस घबराया हुआ है। ब्रह्म राक्षस के पास सिर्फ ज्ञान का अनुमान है, ठोस स्वरूप नहीं है। वह अपने तन की मलिनता को स्वच्छ करना चाहता है। पंक्तियां हैं, परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। सीढ़ियां डूबी अनेकों, यहाँ सीढ़ियों से मुक्तिबोध का तात्पर्य युगानुयुग का काल है। भारतीय दर्शन की इस उक्ति को आधार में रखकर मुक्तिबोध अपने युग की फिक्र कर रहे हैं। मुक्तिबोध के लिए जीवन और सृजनात्मकता दो अलग वस्तुएं नहीं हैं। सृजनात्मकता जीवन के यथार्थ से इतनी गहरी संबद्ध है कि उनके विचारों में घुबड़ती
सार्वजनिक चिंताएं व्यक्तिगत संघर्ष बनकर कविता में उभर रही हैं। इस लंबी कविता में ब्रह्म शब्द के द्वारा मुक्तिबोध हमें सुदूर अतीत में ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं, जहां समाज वर्ण संकुल व्यवस्थाओं में बंधा था। उसी समाज के बौद्धिक, नैतिक और संपूर्ण आध्यात्मिक शारीरिक शिक्षाओं की गतिविधियों का संवाहक ब्राह्मण वर्ग ही हुआ करता था। इनके पास ही ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान शोध, जीवन दर्शन, ज्ञान दान और सामाजिक जीवन परिशोधन, साहित्य और कला के मूल्य, राजनीति के विधान तथा युद्ध संचालन, युद्ध नीति एवं राजनैतिक आदर्श तथा मूल्यों के निर्धारण का गहन दायित्व था। इसके द्वारा चिंतन मनन की अवधारणाएं निर्मित की जाती थी। यह समाज का बुद्धिजीवी वर्ग आज चिंतन की ओर दर्शन की अपनी परंपरा से विलग है। व्यावसायिक शिक्षण यह शिक्षण बन चुका है। वर्तमान शैक्षणिक गिरावट आज त्रासदी और तनाव का कारण है। शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आज हम सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग का शिक्षा पाने या देने का एकाधिकार समाप्त हो चुका है। ऐसी और कई परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बावजूद इसके आज के बुद्धिजीवी ज्ञान का पाखंड फैलाते हुए अपने ही अहंकार की बावड़ियों में बंधे हुए हैं। ब्रह्म राक्षस का ब्रह्म उसी ऋषि मनीषी परंपरा का प्रतीक पुरुष है जो आज प्रेत योनि में जकड़ गया है। ब्रह्म राक्षस की निवास स्थली विशालकाय वृक्षों से घिरी है। इन घने वृक्षों की शाखाओं पर उल्लुओं के घोंसले बने हैं। यह बावड़ी के पास स्थित वृक्ष और उल्लुओं के घोंसले साधारण नहीं बल्कि अतीत की सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक है। बावड़ी भारत भूमि है और उसकी घनी सांस्कृतिक परंपरा आसपास मौजूद प्रकृति है। इस परंपरा पर आधुनिकता की चाल में अब सांस्कृतिक मूल्यहीनता का बसेरा ही उल्लुओं का बसेरा है। यह बात प्रतीक रूप से सरलता से ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि भारतीय परिवेश और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं की गहनता का चित्रण करते हुए मंजूर एहतशाम सूखा बरगद नामक उपन्यास लिख चुके हैं। यहाँ बरगद भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों के गौरव का प्रतीक है। बावड़ी भी साधारण अर्थ में बावड़ी नहीं है। यह बावड़ी भारत का प्रतीक है, असाधारण और विशिष्ट। बावड़ी के आसपास का चित्रण करते करते कवि अतीत में चले जाते हैं। कवि के लिए भारत को मिली विश्व गुरु की श्रेष्ठता कहीं दिल में लगी है। वह उस अतीत के निकट जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ श्रेष्ठता के मूल्य उसमें फिक्र की तरह विद्यमान है। उस विगत श्रेष्ठता से गिरावट का अंदेशा ही कवि के भीतर चिंता का भाव उत्पन्न करता है। कवि यहाँ संकेत करते हैं कि बावड़ी का अंधेरे से परिपूर्ण मार्ग आसमान की ओर खुल रहा है। शून्यवत आसमान इन बढ़ते हुए खतरों को ताक रहा है। आसमान में खतरे के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कविता में कई अर्थ व्यंजनाओं को अपने में समेटे हुए यह बावड़ी प्राथमिक प्रयोग में भारत महसूस होती है, भारतीय सभ्यता संस्कृति महसूस होती है, दूसरी बार में समाज के अर्थ में। वह बुलाती एक खाते की तरह जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है, यह पंक्तियाँ किसी खतरे की ओर संकेत करती हैं जो भारतीय समाज पर मंडरा रही हैं। समाज की आधुनिकता के नाम पर अंधानुकरण करने की प्रवृत्ति की वास्तव में अंधेरे रास्ते से तुलना है। समाज पर मंडराता खतरा संस्कृति को विनष्ट करने पर तुला है। भारतीय ज्ञान दर्शन की विशेषताओं को नष्ट करने पर तुला है। मुक्तिबोध की यह कविता ब्रह्म राक्षस
शिक्षण प्रक्रिया पर, व्यावसायिक प्रकोष्ठ बनाने पर चोट करती है और समझाती है कि जिस गंभीर विषय को वह उठा रहे हैं उसका आधार बहुत गहरा है। इस गंभीर विषय पर हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान ही ब्रह्म है। आज के युग में ज्ञान की प्राचीन कालीन भूमिका जीवन से विरत हो गई है, उसमें से देवत्व लुप्त हो गए हैं और राक्षस की भूमिका में समाज के सामने तनकर आ खड़े हुए हैं। ज्ञान की यह भूमिका मुक्तिबोध की चिंता, पीड़ा और विचार का आधार है। ब्रह्म राक्षस कविता को पढ़ते हुए इसी ज्ञानात्मक संवेदना से हम गुजरते हैं। धन्यवाद।